छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अकबर के साम्राज्य विस्तार की नीतियों के अंतर्गत अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में किस प्रकार से उसके द्वारा मेवाड़ को जीता गया, मारवाड़ को जीता गया और किस प्रकार अन्य शासकों को उसके द्वारा अपने राज्य में शामिल किया गया, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम अकबर के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उसकी जो पश्चिमोत्तर भारत की विजय हैं और दक्षिण भारत की विजय हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सन 1581 में अकबर ने काबुल पर अधिकार किया। मिर्ज़ा हाकिम, जो रिश्ते में अकबर का सौतेला भाई था, वो काबुल पर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रहा था और अकबर की तरह से वह भी भारत का शासक बनना चाहता था और इसके लिए उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अकबर के काबुल पर अभियान करने के जो कारण थे, उनमें से पूर्वी क्षेत्र बंगाल, बिहार के कुछ मुग़ल अमीरों का विद्रोह था, जो कि अकबर की धार्मिक उदारवादी नीति का विरोध कर रहे थे। 1580 में जौनपुर के काजी ने फतवा जारी करके अकबर के विरुद्ध विद्रोह को धार्मिक कर्तव्य घोषित कर दिया। इन विद्रोहियों का उद्देश्य उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को सम्राट बनाना था। मिर्ज़ा हाकिम काबुल का शासक था और अकबर को यह समझ आ गया कि इस विद्रोह का मूल काबुल में है, इसलिए पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए उसने सेना भेजी और स्वयं सेना के साथ उत्तर पश्चिम की ओर रवाना हो गया। मुग़ल अमीरों का समर्थन पाने की आशा से मिर्ज़ा हाकिम ने सिंधु नदी पार की और लाहौर की ओर बढ़ा, किंतु उसे कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए उसे भागकर लाहौर से काबुल वापस आना पड़ा। अकबर ने मिर्ज़ा हाकिम का पीछा किया और काबुल पर अधिकार कर लिया और मिर्ज़ा हाकिम ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 10 अगस्त 1581 में अकबर ने मिर्ज़ा की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल की सूबेदारी सौंपी और कालांतर में अकबर ने काबुल को साम्राज्य मिलाकर मानसिंह को वहाँ का सूबेदार बना दिया। अफ़गानिस्तान के उत्तर में अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने उज़्बेकों को संगठित कर बल्ख, बुखारा, ताशकंद और तकरीबन पूरा तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया। इसलिए अकबर का उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की ओर ध्यान हुआ। काबुल विजय के पश्चात वो लाहौर में रुका। अगले 12 वर्षों तक वह लाहौर में ही बना रहा और एक तरीके से लाहौर अकबर की व्यावहारिक राजधानी बन गई थी और उसने स्वात, तंजौर, पेशावर आदि अफ़गान कबीलों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। राजा भगवंत दास और शाह कुली खां को कश्मीर विजय के लिए भेज दिया गया, क्योंकि इस समय कश्मीर में गृह युद्ध चल रहा था और यूसुफ खां ने मुग़लों की सहायता से श्रीनगर पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, किंतु बाद में वो विद्रोही हो गया और 1588 में अकबर ने मुग़ल सेनाओं को भेजकर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। यहाँ बच्चों एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कश्मीर जीतने के लिए अकबर ने एक अलग प्रकार की कूटनीति को अपनाया। कश्मीरी बहुत ही साहसी, वीर और बड़े मेहनती थे, तो कश्मीर में अकबर को जब लगा कि वह अधिकार नहीं कर पा रहा है, तो उसने कश्मीरियों को उपहार में कांगड़ी दी। कांगड़ी एक प्रकार की छोटी सी लकड़ी की अंगीठी होती है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में कुछ कोयले रखे जाते हैं और उस
कांगड़ी से व्यक्ति अपने वो गले में लटका लेता है और उससे वो गर्म रहता है। धीरे धीरे जब कश्मीरियों को कांगड़ी की आदत पड़ गई तो कश्मीरियों का प्रतिरोध कमज़ोर पड़ा और अकबर ने कश्मीर पर अधिकार स्थापित कर लिया। कश्मीर विजय के पश्चात अकबर ने सिंध पर विजय हासिल की। सिंध के शासक जानी बेग ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए धन और पत्र भेजे थे, किंतु वह व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को सिंध जीतने के लिए भेजा। 1591 में सिंध के शासक जानी बेग और खाना खां के बीच संघर्ष हुआ और अंततोगत्वा खाना खां विजयी हुआ और सिंध पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। सिंध के पश्चात 1595 में मुगल सेनापति मीर मासूम ने अफ़गानों को हराकर बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया और बलूचिस्तान के पश्चात कंधार पर को भी जीता गया। कंधार ईरानी शासक की अधीनता में था, लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए इसका विशेष महत्व था। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में कंधार पर मुगलों का अधिकार था। सन 1595 में ईरान के शाह ने इस पर अधिकार कर लिया था और 1595 में अकबर ने कंधार विजय के लिए सेना भेजी। कंधार के ईरानी किलेदार मुजफ्फर हुसैन ने स्वेच्छा से कंधार मुगल सम्राट को समर्पित कर दिया, क्योंकि मुजफ्फर ईरानी शाह से नाराज़ था, क्योंकि ईरानी दरबार में उसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे थे। दूसरी ओर वो उज़्बेकों के आक्रमण से भी भयभीत था। अकबर ने बदख्शां को भी जीतने का प्रयास किया। बदख्शां पर उज़्बेक अब्दुल्ला खां का अधिकार था। 1598 में अब्दुल्ला खां की मृत्यु के पश्चात अकबर उत्तर पश्चिमी सीमा की चिंता से मुक्त हो गया और पूरे पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद अकबर ने दक्षिणी राज्यों को जीतने के लिए ध्यान दिया। मालवा और गुजरात के बाद जीतने के बाद मुगल साम्राज्य दक्षिणी राज्यों के संपर्क में आया। हालांकि अकबर ने दक्षिण में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली, किंतु जब वो पश्चिमोत्तर की विजय योजना को पूरी हो रही थी, तब उसने अपने 4 दूत 1591 में 4 दूत मंडल खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा भेजे और इन सब इलाकों को मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने और खिराज भेजने को कहा। खानदेश के शासक अली खां ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन शेष 3 राज्यों ने नम्रतापूर्वक प्रस्ताव को टाल दिया। अहमदनगर के शासक बुरहानुल मुल्क का व्यवहार आपत्तिजनक था। उसने राजदूत को बातचीत किए बिना ही लौटा दिया। 1594 में बुरहानुल मुल्क की मृत्यु के बाद अहमदनगर में अव्यवस्था फैल गई और अकबर ने इस उचित अवसर का फ़ायदा उठाते हुए शहज़ादा मुराद और अब्दुल रहीम खाना खान की सेनाओं को अहमदनगर के लिए रवाना कर दिया। अहमदनगर में जो उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध हो रहा था, उसमें एक दल दक्षिणी अमीरों का था और इस दल ने मुगलों को बुलाया था। लेकिन मुगलों के पहुंचने से पहले ही इस दल के नेता मंजू खां ने अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब उसे मुगलों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए था, इसलिए उसने मुगलों का विरोध किया। उसने चांद बीवी को अल्पवयस्क सुल्तान की संरक्षिका घोषित किया। चांद बीवी बुरहानुल मुल्क की बहन और अल्पवयस्क सुल्तान की बुआ थी। मंजू खां ने बीजापुर के सुल्तानों से भी सहायता मांगी और इस परिवर्तित अवस्था में अब
मुगल जो कि सहायता करने आ रहे थे वो आक्रमणकारी हो गए और उन्होंने अहमदनगर का घेरा डाल दिया। खानदेश के शासक अली खान ने मुगलों की सहायता की और मुगलों ने स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, लेकिन सारे प्रयास असफल हुए। घेरा 3 महीने चला। चांद बीबी ने बहुत ही सतर्कता और साहस से रक्षात्मक युद्ध का संचालन किया और उसी की दूरदर्शिता और क्षमता से मुगलों के सभी आक्रमण निष्फल हो गए। मुगल सेनापतियों में भी मतभेद हो गया, जिसके कारण शहजादा मुराद ने बाध्य होकर चांद बीबी से संधि कर ली। मुगलों ने अल्पवयस्क सुल्तान को मान्यता दे दी और चांद बीबी ने मुगलों को बरार देना स्वीकार कर लिया। दोनों ही पक्ष संधि से असंतुष्ट थे, इसलिए 1597 में फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में अली खां मारा गया और उसका पुत्र दक्षिणी राज्यों के गुट में शामिल हो गया। मीरन खानदेश का शासक बन गया था। अब स्वयं अकबर 1600 ईस्वी में दक्षिण आया। उसने शहजादा दनियाल को अहमदनगर भेजा। अहमदनगर में पुनः घेरा डाला गया। इस समय चांद बीवी ने पुनः संधि वार्ता का सुझाव दिया। इसका अमीरों ने विरोध किया और चांद बीवी की हत्या कर दी गई। इसके बाद अहमदनगर दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। अल्पवयस्क बहादुर को बंदी बनाकर 1601 में ग्वालियर भेज दिया और इसके बाद अकबर ने असीरगढ़ को जीता और खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि अकबर ने अपनी इन विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य को समस्त उत्तर भारत और दक्षिण में नर्मदा के दक्षिण का कुछ भाग उसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल साम्राज्य का विस्तार काबुल कंधार से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर के अहमदनगर तक हो गया। इस तरीके से काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध, अजमेर, गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल, खानदेश, बरार, अहमदनगर, कश्मीर और सिंध अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बन गए। इस प्रकार अकबर के द्वारा एक विस्तृत और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। अकबर की विजयों से मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ, मुगल साम्राज्य विस्तृत हुआ और एक महान मुगल शासन की, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। हम अपने अगले लेक्चर में अकबर की नीतियों के बारे में बात करेंगे और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा अलग से करेंगे।